हेलो एवरीवन, आज अपन जानने वाले हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। सिर्फ वही प्रश्न मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। देखने वाले हैं पाषाणकालीन युग को कौन कौन से जो है चैप्टर इसके अंदर शामिल है। ऐतिहासिक स्रोत, आदि मानव युग, ताम्र पाषाण जो संस्कृति है वो, और यात्रियों का वृत्तांत जो बार बार पूछा जाता है, सिर्फ वही कंप्लीट करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, जिसका काल का इतिहास में कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है वह काल क्या कहलाता है। सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध प्रश्न ही यही बनता है कि जिसका कोई लिखित विवरण ना हो वह काल क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है वह काल कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट जितने भी ऑप्शन है इनसे संबंधित क्वेश्चन बन गए तो फिर तो आपसे अगर पूछा जाए कि आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है, वह काल जिसके बारे में क्या होता है, लिखित जानकारी तो मिलती है किंतु पढ़ा नहीं जा सकता। क्या है? पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित जानकारी मिलती है और पढ़ा नहीं जा सकता, उसे क्या कहेंगे? मतलब आधा अधूरा। इसी वजह से क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। ऐतिहासिक काल मतलब जिसके बारे में लिखित जानकारी मिलती है और उसे क्या किया गया है? पढ़ा जा चुका है। क्या किया है? पढ़ा जा चुका है। वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल जिसके बारे में इतिहास में कोई भी वर्णन नहीं मिलता है, वो क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और अभी मेरी इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, शाम 8 बजे होती हैं। अगर आपको फुल विवरण अच्छे से पढ़ना है, एक एक चैप्टर के अच्छे से नोट्स बनाने हैं, तो आप रात 8 बजे वाली क्लासेस जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर आपको फुल डिटेल इनके बारे में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सियूकी नामक यात्रा का विवरण। सियूकी है ना, सियूकी नामक यात्रा का विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सीधा सीधा सा पूछा जा रहा है, सियूकी पुस्तक किसकी है? तो आपको बताना है किसकी हो जाएगी? हैन सांग की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? हैन सांग की हो जाएगी। सीयूकी। अब सीयूकी जो है, ये हैन सांग किसके शासनकाल में भारत आता है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है ना। और हर्षवर्धन के जीवन के ऊपर भी बहुत सारी किताबें लिखता है। भारत की जो स्थिति होती है उस समय की, उसके ऊपर भी किताबें लिखता है। तो कौन लिखता है? हैन सांग। कौन है? चीनी यात्री है। फाहियान किसके काल में भारत आता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आता है? भारत। पूछा जाता है प्रश्न कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत कौन आया? तो आपको याद रखना है फाहियान। अल-बरूनी किसके शासनकाल में आया? तो अल-बरूनी आता है मोहम्मद गजनवी के समय। मोहम्मद गजनवी के समय कौन आता है? तो आपको याद रखना है अल-बरूनी आता है। मेगसनीज सब जानते हैं, इन्होंने रचना करी है इंडिका की। और ये कब आते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये है चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मेगसनीज से संबंधित है, और ये है फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और ये प्रश्न अक्सर आप लोगों को जो है कंफ्यूज करने के लिए पेपर में दे दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हैन सांग हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक अभिलेख को किसके द्वारा पढ़ा गया? सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा? और प्रश्न बनता है कि अशोक के द्वारा कितने अभिलेख लिखे गए हैं। तो टोटल कितने अभिलेख हैं? 14 अभिलेख मिलते हैं इनके शासनकाल के। और अभिलेख क्या होता है? अभिलेख मतलब एक पत्थर है जिसको बिल्कुल सपाट जो है क्या किया जाता है? काट दिया जाता है, और उसके ऊपर क्या है? शब्द लिखे जाते हैं। उसी को क्या है? अभी का मतलब पत्थर और लिखना मतलब लेख। तो ये आपको याद रखना है। तो अभिलेख क्या है? 14 टोटल हो जाएंगे अशोक के शासनकाल के। और अगर स्तंभ पूछ लिया जाए तो इसके आधे जस्ट 7 स्तंभ मिलते हैं इनके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। तो 1837 ईस्वी में अशोक अभिलेख को किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिसेप के द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया। अगर आपसे दूसरे ऑप्शन के बारे में पूछा जाए कि रॉबर्ट बुशफ्रूट, तो इन्होंने पाषाणकालीन युग के बारे में लिखा है ना। पाषाणकालीन युग के बारे में किसके द्वारा लिखा गया है? तो बुशफ्रूट के द्वारा लिखा गया है। देखो, अगर आपको हर चीज फुल डिटेल से पढ़नी है ना, तो मैं फिर यही बोलूंगी कि आप इंडियन हिस्ट्री
की पूरी क्लासेस एक के बाद एक अटेंड करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत आसानी से समझ में आए ऐसी लैंग्वेज में समझा रखा है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक से प्राप्त हुए हैं? सबसे प्राचीन मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यानी कि प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहले किस शासक का नाम दिमाग में आना चाहिए? अशोक का आना चाहिए, है ना, क्योंकि अशोक के कलिंग युद्ध सब कुछ अपन यही पढ़ते हैं, खारेश नरेश खारवाल वगैरह सब कुछ यही पढ़ेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति अन्वेषण रॉबर्ट ब्रूसफूट के द्वारा कब किया गया? अभी बताया था मैंने कि पाषाणकालीन और संस्कृति का जो है अन्वेषण रॉबर्ट ब्रूसफूट के द्वारा कब किया गया? तो 1863 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? देखो आग का आविष्कार यहाँ पूछा गया, प्रश्न दो टाइप से बनेंगे। आग का आविष्कार कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ, है ना। आग का आविष्कार कब हुआ? मतलब आग का आविष्कार तो हो चुका था। क्या हो चुका था? आग का आविष्कार तो हो चुका था, किंतु इस समय में लोग जो है आग से भली भांति परिचित नहीं थे, मतलब आग का उपयोग कैसे करना है इस समय वो अच्छे से परिचित नहीं थे। सही ढंग से उपयोग इन्होंने कब किया था आग का? मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के शुरुआत के समय, मतलब ये दोनों जब मिल रहे थे उस समय इन्होंने क्या किया है? सही ढंग से आग का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मध्य पाषाण काल आप याद रख सकते हैं, इसके समय आग का यूज इन्होंने करना शुरू कर दिया। किसके लिए? पशुओं को डरा के भगाने के लिए, जो हिंसक पशु होते थे उनको डरा के भगाने के लिए। और नव पाषाण काल में आते आते आग पे वो मांस को सेकने लगे, मतलब ऐसी कच्ची चीजों को जो वो खाते थे उनको सेक के खाना शुरू कर दिया। तो ये आपको याद रखना है, आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में ही हो चुका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफा की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपको याद रखना है वी.एस. वाकणकर साहब के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। कब? 58 के दौरान, है ना, 58 के दौरान किया गया था। कब किया गया था? 58 के दौरान जो है इसकी खोज की गई थी वाकणकर साहब के द्वारा। भीमबेटका, है ना, सबसे प्रमुख बनता है भीमबेटका के बारे में प्रश्न कि सबसे पहले आदि मानव लोग जो हैं वो कहाँ पे निवास करते थे, है ना, वो कहाँ पे निवास करते थे? तो ये निवास करते थे भीमबेटका के अंदर, क्योंकि सबसे पहले उदाहरण कहाँ पे मिलता है? पहला उदाहरण कहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे आदि मानव निवास किया करते थे। तो आदि मानव निवास करते थे भीमबेटका के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है, और अभी इसको क्या है यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया है। तो सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? भीमबेटका, मध्य प्रदेश, भोपाल के समीप रायसेन जिले के अंदर आती है। तो यहाँ से क्या है, आदि मानव के साक्ष्य भी मिले थे। चलिए नेक्स्ट है, कुत्ते पालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? मतलब इंसान जो है इतना परिपक्व, इतना मैच्योर बन चुका था कि उसने क्या किया? कुत्ते को, यानी कि एक पशु को भी पालना शुरू कर दिया। तो इसने पशु को पालना कब शुरू किया? नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मतलब कौन से पाषाण काल युग के दौरान जो है इसने कुत्ते को पालना शुरू किया? तो नव पाषाण काल के दौरान जो है इसने क्या किया? कुत्ते पालन शुरू कर दिया था, है ना, कुत्ते को पालना शुरू किया था। प्राचीन ऐतिहासिक काल के प्रमुख ग्रंथ, ये बहुत बार पेपर में आते हैं, आईएमपी लगा के अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा इसको। महाभाष्य के द्वारा क्या लिखा गया है? पतंजलि लिखा गया है, बिल्कुल सही है। मच्छकटिकम जो है किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। नीति शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? कामंतक के द्वारा लिखा गया है। मालविका अग्निमित्रम जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ये कब लिखे गए हैं? प्राचीन काल के इतिहास के दौरान इन सभी चीजों को लिखा गया है। तो इनको आप कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा, पेपर में आते हैं ऐसे प्रश्न। चलिए आगे बढ़े, और यहाँ मैंने सारे वही प्रश्न शामिल किए जो बार बार पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान था? तो सबसे पहले इनको तांबे का ज्ञान था, तांबे का। देखो सबसे पहले हथियार इन्होंने बनाया था पत्थर को, पत्थर को कब बनाया था? पूरा पाषाण काल के दौरान, पूरा पाषाण काल के दौरान जो है इन्होंने क्या किया था? पत्थर को अपना हथियार बनाया। फिर आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के दौरान इन्होंने क्या किया? अपने हथियार जो थे वो पत्थर के तो थे ही,
पत्थर के थे, इसके साथ साथ में हड्डियों के भी इन्होंने क्या किया, औजार बनाए, और औजार जो है सूक्ष्म होने लगे, मतलब छोटे हथियार इन्होंने बनाए। और इसके अंदर सबसे प्रमुख रूप से अगर कोई हथियार आता है तो वो आता है हस्त कुठारा। क्या आता है, हस्त कुठारा आता है। मतलब क्या है, हाथ से ही आराम से चला सकते हैं। हस्त कुठारा एक कुल्हाड़ी टाइप का आता था, ऐसे याद रख लीजिए, है ना। तो हस्त कुठारा आता है। फिर आता है नवपाषाण काल। क्या आता है, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल के दौरान क्या हुआ, मनुष्य को मतलब पत्थर के हथियार भी इनके पास हो गए, उसके बाद में हड्डियों के हथियार भी इनके पास हो गए, हड्डियों के अलावा इनके पास में तांबे के भी हो गए, है ना, तांबे के भी हो गए। और फिर थोड़ा सा आगे चले ये तो इनके पास में कौन से, कांस्य युग, मतलब कांस्य युग शुरू होता है कहाँ जाके, सिंधु घाटी सभ्यता जब अपन पढ़ते हैं उसके अंदर कांस्य युग आता है। तो तांबे को और टीन को, दोनों वस्तु को मिलाने के बाद में क्या बनता है, कांसा बनता है। तो कांस्य युग कहाँ से शुरू होता है, सिंधु घाटी से, जो कि सिंधु घाटी के प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगी तो उसके अंदर कंप्लीट करा दूंगी। देखो अपन क्या कर रहे हैं, एक साइड तो फुल चैप्टर पढ़ रहे हैं, फुल डिटेल पढ़ रहे हैं। 8 बजे जो क्लास लेती हूँ मैं इंडियन हिस्ट्री की, उसके अंदर फुल डिटेल, और इस साइड जैसे ही एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है आपको इसका प्रैक्टिस सेशन भी मिल जाएगा। तो दोनों चीजें आप अटेंड कर सकते हो, आपका बिल्कुल सारे चीजें जो है क्लियर होते चलेगी, ठीक है। वो सिंधु घाटी में आ जाएगा। तो तांबे का सबसे पहले नॉलेज था, उसके बाद में कांस्य का हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से एक की संस्कृति को बनास संस्कृति कहा गया है। तो बनास संस्कृति कहा गया है आहार को, मतलब आहार बना लीजिए, है ना। ऐसे ही ट्रिक मैंने बताई थी, आहार बना लीजिए, तो बनारस आहार संस्कृति, तो आहार बना लीजिए संस्कृति से संबंधित है। तांबे के साथ साथ पत्थरों के उपकरण, अग्निकुंड के साक्ष्य जो है कहां से प्राप्त हुए, साक्ष्य कहां से मिले, राजस्थान के गिलूंड से मिले। कहां से मिले हैं, गिलूंड से मिले हैं, राजस्थान के गिलूंड से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों की सबसे व्यापक खुदाई कहां से प्राप्त हुई है। तो ताम्रपाषाण कालीन में महाराष्ट्र से हुई है। कहां से होती है, महाराष्ट्र से होती है। अभी देखो, अगर अपन खुदाई की बात करें, साक्ष्य की बात करें, विश्व की अगर बात करें, तो विश्व में सबसे अधिक पुराना साक्ष्य जो है कहां से मिलता है, मेसोपोटामिया से। और भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे पुराने और सबसे अधिक साक्ष्य कहां से मिलते हैं, गुजरात से मिलते हैं, है ना। कहां से मिलते हैं, गुजरात से मिलते हैं। चलो नेक्स्ट है, अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य कहां से मिलते हैं, टीलों की खुदाई से, महलों की खुदाई से, नगरों की खुदाई से, बस्तियों की खुदाई से। बस्तियों की खुदाई अभी अपन ने देखा कहां हुई है, महाराष्ट्र के अंदर हुई है। और वापस बस्तियों की खुदाई अपन कहां पढ़ते हैं, जब अपन हड़प्पा चीजें पढ़ते हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। नगरों की खुदाई भी यही होती है, ठीक है। यहाँ पे टीलों की खुदाई जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टीलों की खुदाई, टीले क्या होते हैं, ये है धरती, और ये जैसे पृथ्वी धरती है, इस पे क्या है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ ऐसा आकार। जैसे टीले आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे, मरुस्थली एरिया के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आपको हथियार भी मिलेंगे, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दफनाया गया, उससे संबंधित चीजें भी मिलेगी। तो ज्यादातर खुदाई करने पे साक्ष्य पुरातात्विक स्थल में कहां से प्राप्त होते हैं, तो टीलों की खुदाई से होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मेगालिथ क्या है ना। मेघालिथ आपसे पूछा गया है, मेघालिथ क्या होता है, तो एक पाषाण होता है। ये क्या होता है, एक पाषाण काल होता है। इसमें मेघालिथ क्या है, तो मेघालिथ कहा गया है कब्रों को। होता क्या था, जैसे ही लोग मरे, उनको क्या किया, यहाँ पे दफना दिया, है ना। ये इंसान है, इसको क्या कर दिया है, दफना दिया है। इंसान को भी दफना देते हैं भाई अपन, है ना। चलिए ये है इंसान, और इसको क्या किया गया है, दफना दिया गया है। भाई साहब को क्या है, दफना दिया है। ये अंदर सो रहे हैं बिल्कुल, है ना। इनको दफना दिया है। दफनाने के बाद इनके पास में क्या रखेंगे, हथियार रखेंगे, है ना। उसके बाद में मृत भांड रखे जाते हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन भी रखे जाते हैं, थोड़ी सी खाने पीने की चीजें भी रखी जाती थी। और जब इनको दफना दिया
तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल प्लेन करके एक बड़ा सा पत्थर यहाँ पे लगा दिया जाता था, और यहाँ पत्थर लगा दिया मतलब कोई महान व्यक्ति है उसी के लिए लगा दिया जाता था। तो इसी को क्या कहा गया है ऐतिहासिक युग में, मगालित या फिर पाषाण काल इसे कहा गया है, जिसे व्यवस्थित रूप से दफनाया गया है, उसके साथ में चीजें भी रखी गई हैं और ऊपर से क्या है, एक पत्थर भी लगा दिया गया है। चलिए बाकी अंतिम संस्कार के साक्ष्य अपन सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है सिक्कों से बनने वाले प्रमुख प्रश्न। ये बड़ा आईएमपी पेज है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए सिक्कों से बनने वाले प्रमुख प्रश्न, भारत में गुप्त शासक ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। किसके किए, सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो गुप्त शासक ने किए। सर्वाधिक शुद्ध सोना, थोड़े से अच्छे से पढ़िएगा प्रश्न को, सर्वाधिक शुद्ध सोना सिक्के जो है कुषाण वंश ने चलाए। किसने चलाए, कुषाण वंश के द्वारा चलाए गए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख तथा लिखी तिथियां जो है सर्वप्रथम किसने लिखना शुरू किया, यूनानी शासक ने किया था, है ना, कुछ ना कुछ अंकित किया गया। इससे पहले क्या था, इससे पहले सिर्फ पशु जानवर वगैरह जो होते थे उनके चित्र ही आते थे। उसके बाद में भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्य काल में जारी हुए, इसी वजह से क्या है, इसको स्वर्णिम काल भी कहा गया है। अत्यंत सिक्के शीशे, पोटीन, तांबे और चांदी और सोने के थे, है ना, किसके समय, मौर्य काल के समय। शीशे, पोटीन, तांबे, चांदी और सोने के किए गए थे। सातवाहक शासकों के द्वारा सिक्के के, शीशे के सिक्के जो है जारी किए गए थे। किसके द्वारा, सातवाहक वंश के द्वारा। और इन्हें सिक्के के अध्ययन को एपिग्राफी कहा गया है। पूछा जाता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एपिग्राफी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन काल में सिक्कों पर लेख तथा तिथियों का उत्कीर्ण सर्वप्रथम किस शासनकाल में मिलता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया था सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख तथा तिथियों का उत्कीर्ण जो है कहाँ पे मिलता है, यूनानी शासक के दौरान। कब मिलता है, यूनानी शासक के दौरान। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं, प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिलते हैं, बोगजकोई से। कहाँ से मिलते हैं, बोगजकोई से। और इसे क्या कहा गया है, संधि अभिलेख भी कहा गया है। क्या कहा गया है, संधि अभिलेख। कल से अगर आपको ऑप्शन में बोगजकोई की जगह संधि अभिलेख लिखा हुआ मिले तो भी कंफ्यूज मत होना, इसमें बहुत सारी चीजों की डिटेल मिलती है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो प्रयाग स्तंभ है समुद्रगुप्त से संबंधित। किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित हो जाएगा। और ब्राह्मी लिपि के शासक से संबंधित है। और ब्राह्मी लिपि में स्तंभ और अभिलेख किसके मिलते हैं, तो अभिलेख सबसे अधिक शासक के मिलते हैं। कौन से शासक, अशोक, है ना, अशोक आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है प्रमुख अभिलेख एवं शासक। प्रमुख अभिलेख देख लीजिए एक बार और शासक देख लीजिए। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवाल का जो है इसके अंदर विवरण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्र दमन का मिलता है। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश भोज का वर्णन मिलता है। जूनागढ़ भीतरी अभिलेख में स्कंद गुप्त का अभिलेख मिलता है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में समुद्र गुप्त का अभिलेख मिलता है। नासिक अभिलेख में गौतमी बालश्री का अभिलेख मिलता है। और एलोह अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख मिलता है। और यह है आज का आखिरी प्रश्न। चीनी यात्री पुस्तकें और भारतीय राजा, मतलब चीनी यात्री किस भारतीय राजा के शासनकाल में भारत में आया और उसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, तो फाहियान ने लिखा था फो क्यो की, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। हेन सांग ने लिखा सीयू की, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। इत सिंह बौद्ध भिक्षुओं पर आधारित आत्मकथा इसने लिखी और जाते समय भी साथ में लेके चला गया। कब आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। जुआ कुआ, है ना, जुआ कुआ जो है ये कब आया था, चूफुंजी जो है इनके द्वारा लिखा गया है। चीनी अरबी व्यापारी था ये, कौन था, चीनी अरबी, मतलब इतिहासकार के साथ साथ चीनी अरबी व्यापार के ऊपर जो है इसने क्या किया है, पुस्तक भी लिखी है। मैगस्नीज इंडिका इसके द्वारा लिखी गई है और किसके शासनकाल में आया है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया है। आप सभी के लिए एक प्रश्न मैं लिख रही हूं, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इतिहास का पिता किसे कहा गया है। इतिहास का पिता किसे कहा गया है, पिता किसे कहा गया है। आप सभी आई होप इसका आंसर मुझे अच्छे से बताएंगे और आज की क्लास आपको कैसी लगी है इसके बारे में भी जरूर बता दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।